आज ही हरिद्वार से देहरादून आया हूँ। सच में देहरादून की खूबसूरती के बारे में जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जगह है यह। रास्ते भर प्रकृति की सुंदरता देखता आया, पर यहाँ इस क्वार्टर में, पुलिस क्वार्टर में देख रहा हूँ कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और सफर की वजह से एक भी सामान रखने का मन नहीं हो रहा। यूं तो मेरे सारे काम करने के लिए राजू काका हैं, पर अपने कुछ काम तो करने ही हैं। खैर, अब तो आदत सी हो गई है सामान रखने और समेटने की। क्या करें, एसपी की जॉब ही ऐसी है कि ट्रांसफर होता ही रहता है। दरअसल मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है क्योंकि आजकल यहाँ काफी मर्डर्स हो रहे हैं और उसकी गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेती। और मेरा अब तक का चमचमाता हुआ रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर मेरा ट्रांसफर किया गया। आज तो इतना थक गया हूँ कि कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। और इस वक्त रामू काका को परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर माँ ने कसम खिलाकर भेजा है कि दोनों वक्त का खाना जरूर खाना है, तो बस नूडल्स बना लिए। हम अच्छे बने हैं। इस जॉब ने मुझे परिवार से दूर रहने के साथ साथ एक अच्छा कुक भी बना दिया है। अब यूनिफॉर्म निकाल लेता हूँ ताकि कल सुबह वापस ऑफिस ज्वाइन कर सकूं। पिछली बार ज्वाइन तो कर लिया, पर घर पर सबके साथ कुछ समय बिताने के लिए छुट्टियां ले ले रखी है। अरे यार, इसकी तो आयरन ही खराब हो गई है। अब इतनी रात को कौन आयरन करके देगा, खुद ही करना पड़ेगा। बड़बड़ाता हुआ मैं आयरन निकाल कर बैठ गया अपनी यूनिफॉर्म के साथ। मैं सोच रहा था शायद मैं बना ही हूँ खाकी के लिए, तभी तो बचपन से ही सबसे पसंदीदा रंग खाकी लगता है। और जब थोड़ी समय समझ आई तो पापा को देखा, कितना रौब है उनकी आवाज में, उनके काम में। पापा ने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाया है। उनकी ईमानदारी और हिम्मत के चलते उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से केवल काफी मेडल्स भी मिले हैं। और पापा को देखकर ही मुझ पर भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का भूत चढ़ गया, जो कि मेरे एसपी बनने पर ही उतरा। अब बाप पापा की तरह मेरी वर्दी पर भी मेडल्स है, पर अभी तो सिर्फ दो ही हैं। और इस वर्दी पर हर्षद प्रताप सिंह देखकर लगता है कि जैसे चांद तोड़ लिया है। अरे, हर्षद प्रताप सिंह मैं ही हूँ। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं, भाई तू कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ रहा है, तू पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए बना है। कभी आईने में देख खुद को। उनकी यह बात सुनकर मैं भी हंस कर कहता, भाई एक्टिंग में हीरोपंथी में क्या रखा है, वो सब तो दिखावा होता है। असली हीरो तो पुलिस और आर्मी वाले होते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। यह सुनकर वे सब हंस कर कहते हैं, भाई तू जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर और हमें भी कुछ खिला पिला। वास्तव में खिलाने पिलाने का यह सिलसिला कभी नहीं रुका। आज भी मैं उसको खिला पिला कर ही आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले ही सब के सब बोले, भाई तू जा रहा है, अब पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेगा। एक पार्टी तो बनती है। और इसी के तरह मेरी सैलरी का 20% भाग ये लोग खा पी जाते हैं और बाकी सब कुछ मैं पापा को देता हूँ, जिसकी वजह से मैं इन ऊंचाइयों तक पहुंचा हूँ। बेमना करते हैं, पर उन्हें अपनी सैलरी देकर जो खुशी मिलती है वह कहीं नहीं मिल सकती। माँ, भैया, पापा, भाभी, अनन्या सभी मुझ पर गर्व करते हैं। और इन सब की वजह से ही मैं बिना किसी चिंता के अपना काम परफेक्टली कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे से भैया, भाभी और अनन्या माँ पापा का पूरा ध्यान रखते हैं। मोबाइल पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा गया। अरे, इस वक्त किसका मैसेज हुआ है? ओह, अनन्या है। मुझे तो लगा यह भूल ही गई कि मैं अब हरिद्वार में नहीं देहरादून में हूँ और अब रोज इससे मिल भी नहीं पाऊंगा। मोबाइल पर अनन्या का मैसेज देखकर मैं सोचने लगा, ये भी कितनी पागल है और मुझे भी पागल कर रखा है। पहली बार स्कूल में देखा था मैंने अनन्या को, और जब मुझसे ज्यादा मार्क्स लाई तो मैं चिढ़ गया था, क्योंकि मैं हमेशा से हर चीज में फर्स्ट रहा था। पर धीरे धीरे हमारी फीलिंग बदल गई और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे उससे। पर मैं शायद समझ नहीं पाया और हमारी फेयरवेल पार्टी में उसने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने उसे सॉरी कह दिया। फिर को एक्सीडेंटली हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। पर इस बार जब मैंने अनन्या को देखा तो वो बिल्कुल बदल गई थी। हमेशा खुश रहने वाली, मस्ती करने वाली लड़की एकदम चुप हो गई थी।
मुझसे नजरें चुराने लग गई थी, मेरे सामने भी नहीं आती थी। तब तब पहली बार मुझे उसके लिए बुरा लगा, और कुछ दिन बाद मुझे बेअक्ल को भी समझ आ गया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, और उसे अगले दिन ही प्रपोज कर दिया। और उसने खुशी खुशी हाँ कह दिया। अब तो हमारी एंगेजमेंट भी हो गई है। बस उसका एमबीए होते ही उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए तो हमारे पापा हमारी शादी करवा देंगे। अगली सुबह आँख खुलने पर घड़ी में समय देखकर मैं तैयार होने दौड़ा, और इसी बीच एक बार फिर खुद से ही बातें करने लगा। कल रात तो सोचते सोचते कब नींद आई पता ही नहीं चला। अब हो गया ना लेट, ओफो ड्राइवर भी हो आ गया। चलो, जैसे तैसे तैयार तो हुआ, अब ऑफिस पहुंचता हूँ। गुड मॉर्निंग हर्षद सर। तो कब आए आप? यह इंस्पेक्टर अमन की आवाज थी। मैंने कहा, कल ही आया हूँ। कुछ देर हम दोनों कुछ केसेस पर चर्चा करने लगे। अभी हमें इस बारे में बात करते ज्यादा समय नहीं हुआ था, इतने में एक लड़की का फोन आया। वह बोली, यहाँ हाईवे पर कुछ है, आप जल्दी आइए। मैं सोचने लगा, आज ही तो आया हूँ और आज ही यह आफत मिल गई। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो देखा, जिस लड़की ने हमें फोन करके बुलाया था वह वहां थी ही नहीं। वहां रोड के एक तरफ गड्ढे में पानी भरा हुआ था और दूसरी तरफ झाड़ियां और कुछ छोटे बड़े पौधे थे। आसपास में आसपास एकदम सन्नाटा था। हम उन झाड़ियों में आगे बढ़े बढ़े ही थे कि वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन झाड़ियों के बीच में एक लड़की की लाश मिली, जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। पहचानना मुश्किल था। पहनावे और कद काठी से वह कोई 23-24 साल की लग रही थी। मैंने कांस्टेबल रागिनी से कहा कि उस लड़की की लाश से कि कुछ आईडी वगैरह की तलाशी करे, और इंस्पेक्टर अमन और कांस्टेबल अर्जुन को आसपास जाकर देखने के लिए कहा। पर मैं खुद भी जानता था कि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान था, न कोई परिंदा था, ये न कोई दुकान, न कोई मकान, सब कुछ सुनसान। रागिनी ने बताया कि उस लड़की के पास न कोई आईडी प्रूफ है था, और न ही कोई मोबाइल या हैंडबैग। अब हालात ऐसे थे कि उस लड़की के बारे में पता चलना नामुमकिन सा हो गया था। अभी मैं आसपास का जायजा कर ही रहा था कि अमन और अर्जुन आ गए। अमन ने कहा, सर सीसीटीवी तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई इंसान, घर, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसी ने इसका खून कर दिया है या फिर इसने खुदकुशी कर ली है। कुछ भी कहना मुश्किल है। सर मुझे तो लगता है इसने खुदकुशी ही करी है, वरना अगर इसके साथ चोरी लूटपाट या कुछ भी गलत हुआ होता तो इसके हाथ में यह महंगी घड़ी और उंगली में यह गोल्ड की रिंग न होती। एक पल के लिए मैं भी अमन की बात से सहमत हुआ, पर अगले ही पल मैंने कहा, नहीं अमन, यह कोई आत्महत्या नहीं है, यह एक मर्डर है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अर्जुन और रागिनी एक साथ बोले। उन दोनों की बातें सुनकर मैंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान छुपाकर खुदकुशी क्यों करेगा? कोई तो आईडी प्रूफ होता है इसके पास। चलो मान लो इसने अपनी आईडी छुपाई तो इसका भी कोई कारण है। दूसरी बात कि अगर इस लड़की ने आत्महत्या की है तो देहरादून में मरने के लिए कई जगह हैं। जैसे यह कोई किसी पहाड़ी से कूद सकती थी, अपनी छत से कूद सकती थी, या फिर जहर खा सकती थी, फांसी लगा सकती थी। जब ऐसे हजारों तरीके हैं मरने के तो कोई अपने चेहरा बिगाड़ कर क्यों मरेगा? अमन ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाता है और आखिर बोल ही पड़ा, सर यह भी तो हो सकता है कि यह किसी वाहन के सामने आ गई हो और टक्कर लगने से इसकी मौत हो गई और ड्राइवर डर कर भाग गया। एक बार फिर मैं अमन की बात से सहमत हुआ, पर कुछ देर बाद मैंने आगे कहा, नहीं अमन, अगर यह किसी वाहन के सामने आती तो क्या सिर्फ इसका चेहरा खराब होता, वो भी इतनी बुरी तरह से? नहीं, इसके चेहरे के साथ साथ शरीर पर भी चोट या घाव के निशान होते, और आसपास कहीं न कहीं खून के निशान भी होते। तो देखो, पूरी सड़क साफ है, और जहाँ इसकी लाश है वहां पर भी खून का कोई निशान तक नहीं है। आश्चर्य है। सर यह भी तो। अमन एक बार फिर चुप न रह सका और थक हार कर बिना सिर पैर की बातें करने वाला था। पर इससे पहले वो बोलता, मैं समझ गया कि अब वह क्या कहने वाला है। मैं अमन को बीच में ही टोकता हुआ बोला, प्लीज अमन, अब यह मत बोलना कि इस
ने एक भारी पत्थर खुद उठाया और अपने आप अपने चेहरे पर मार लिया, क्योंकि इसके लिए यह एक भारी पत्थर उठाती कैसे, और उठा भी लेती तो क्या इतने भारी पत्थर को अपने सिर के ठीक ऊपर ले जा पाती, और ले भी जा पाती तो इसका सिर फूटता, चेहरा बिगड़ता। और अगर इससे अपना चेहरा ही बिगाड़ना था तो यह लेट कर पत्थर उठाती फिर अपने चेहरे पर मारती, पर यह तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसने खुद यह सब किया भी है तो वह पत्थर कहाँ है जिससे इसका चेहरा बिगड़ा? कोई जानवर तो इतना भारी पत्थर लेकर जाने से रहा। अब तक हमें यहाँ पर 2 घंटे हो गए थे और हम चारों तरफ से, चारों ने अपने 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 तरीके से कुछ न कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। अब हम सब पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तभी रागिनी ने दूर झाड़ियों के आगे इशारा करते हुए कहा, सर वो देखिए वहां कोई मकान है, शायद कुछ पता चल सके। अब हमने अंधेरे में आखिरी तीर छोड़ा और चल दिए उस मकान की तरफ। पूरे रास्ते में झाड़ियां और पेड़ पौधे थे, शायद उस तरह कई सालों से कोई नहीं गया था। अमन और अर्जुन झाड़ियां हटाते जा रहे थे और मैं और रागिनी उनके पीछे चल रहे थे। 15 मिनट में हम उस घर के सामने थे। अर्जुन सबसे आगे था और जैसे ही उसने उस मकान के में पहला कदम रखा, बाहर तेज आंधी आ गई और ना जाने कहां से एक बड़ा काला पत्थर आकर उसके के उसी पैर, जिस पैर से उसने घर में कदम रखा था, पर गिर पड़ा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। शायद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पर इतनी दूर आकर हम ऐसे ही वापस नहीं लौट सकते थे, इसलिए अर्जुन को वहीं बाहर बैठा दिया। अब मैं सबसे आगे था और जैसे ही मैंने उस मकान में पहला कदम रखा, हम सभी हतप्रभ रह गए। आंधी अचानक से शांत हो गई थी, जैसे वो मेरे अलावा किसी और को अंदर नहीं आने देना चाहती थी। खैर हम तीनों अंदर गए तो देखा उस मकान में दरवाजे के ठीक सामने 2 कमरे थे और बाएं तरफ की दीवार लगभग टूट चुकी थी। उसके बगल में एक मिट्टी का टूटा हुआ चूल्हा था और दाईं दीवार पर एक बड़ा काला गोला बना हुआ था। इसके ठीक नीचे एक काली कपड़े की गुड़िया थी, जिसके चेहरे पर एक काला पत्थर रखा हुआ था। यह सब देखकर रागिनी चिल्लाने लगी, सर यह उसका निशान है, वो है यह, यही यही कहीं वो आ जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। सर जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मैंने अमन को रागिनी के साथ छोड़ा और खुद पूरा मकान देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। रागिनी अब तक चिल्लाए जा रही थी, सर चलिए। मैंने कहा, पूछा क्या हुआ, किसका निशान है? रागिनी कौन आ जाएगी? रागिनी डर के मारे जोर से चिल्लाकर बोली, चुड़ैल। अब प्लीज चलिए सर। रागिनी के इतना कहते ही बाहर तूफान आ गया। अब मुझे भी उसकी बात सही लगने लगी, तो सबकी सुरक्षा की खातिर मैंने वापस चलने के लिए कहा। अमन अर्जुन को सहारा देकर चल रहा था और मैं रागिनी के साथ चल रहा था, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। पर सच तो यह है कि डर तो हम सब रहे थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, यार चोर डकैत आतंकवादियों से लड़ना तो समझ में आता है, पर अब क्या भूत चुड़ैलों से भी लड़ना पड़ेगा? क्या यही दिन देखना बचा था? अब तक आंधी बहुत बढ़ गई थी और धूल की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली थी, और जब चलने में दिक्कत आने लगी तो मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। और जब सामने देखा तो लगा मैंने आंखें खोलकर की सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे डर और आश्चर्य की कोई सीमा न रही। हर तरफ अंधेरा छा गया, ऐसी बदबू आ रही थी जैसे लग रहा था जैसे कोई चिता जल रही हो। इस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिवाय उन 2 लाल आंखों के, जो मुझे ही घूरे जा रही थी। अब मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, मेरे मुंह से आवाज निकलना तो दूर, मेरी सांसें तक ठहर गई। मुझे अपने पैरों की सारी ताकत सी लग रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और जो रही सही हिम्मत थी वह भी उसके साथ शब्दों का को सुनकर मेरा साथ छोड़ गई। उसने कहा, मुझे याद रखना। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और कौन थी वो जो चाहती थी कि मैं उसे याद रखूं? क्या कड़ी थी ऐसी जो मुझे उससे जोड़े हुए थी?